100 डेज है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस रास्ते के ऊपर जिसके लिए ये मुल्क बना। जो कमजोर तबका है उसको आपने कैसे ऊपर उठाना, तालीम कैसे ठीक करनी है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, राय अपनी अपनी में आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा रिवायती नहीं है बल्कि उससे हटके है। 100 रोज़ा प्लान, कितने वादे किए, कितने वफा हुए, करीब करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे, जिसमें 6 बुनियादी निकात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी की जानिब से दिए गए थे, जिसमें फेडरेशन की मजबूती है, माशी इस्लाहात हैं, ज़रई और पानी के जो बचाव है उस पर बात थी, तर्ज़ हुकूमत में तब्दीली क्या क्या है, फलाही रियासत पर बात करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी। तो ये 6 निकात थे जिस पर बात कर रहे थे कि इन 100 दिन में एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। वो फ़र्क नज़र आया है या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। पैनल का तारुफ करता हूँ, तो हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा इज़हारुल हक साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे और जनरल टायर एजाज अवान भी हमारे इस पैनल में शामिल है। आप तमाम मज़ीज़ मेहमान गिरामी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और सबसे पहले हफीज़ पाशा साहब आपसे ही शुरू करूँगा क्योंकि मईशत बड़ी अहम चीज़ है और आप चूँकि वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो ये बताइएगा, जिस तरह से अभी हमारे मोन्टाज में भी चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मईशत हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर पे निचले तबके को ऊपर लाना, तो जितना टैक्स बढ़ा है तो उससे आपको क्या लगता है कि वाकई निचला तबका ऊपर आ सकता है? इक़्तिदार संभाला है उस वक्त ये कहना जरूरी है कि माशी हालात बहुत खराब थे, हद से ज्यादा खराब थे। आपका जो खसारा है करंट अकाउंट का वो 19 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था और आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2200 अरब रुपए तक जा पहुंचा था। इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि एक नई हुकूमत जो है वो आते ही बेरोजगारी और गुर्बत में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कामयाबी से उससे काबू पा ले, ये बिल्कुल गैर मुमकिन सी बात। हमें ये देखना है कि ये हुकूमत ने जो प्लान बनाए हैं वो क्या हैं और आगे चलकर जब हालात अल्लाह के फजल से 2 साल तक के बाद अगर कुछ बेहतर हो जाए तो उस वक्त इस प्रोग्राम पर यकीनन काम हो सकता है। और हम सब की दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान में आप जो है हर साल 20 लाख नौकरियां और 10 लाख घर बनाने में कामयाब हो सके, मगर इस वक्त 9 दिन में ये एक्सपेक्ट करना इज वेरी अनरीजनेबल। लेकिन हुकूमत ने चूंकि खुद ये दावा किया, कुछ सोच समझ के कुछ प्लान तो होगा जाहिर है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जब अगर जिस तरह से आपने भी कहा कि मुश्किल है फौरन से रिजल्ट सामने आना, लेकिन अगर ये मुश्किल है तो क्या हुकूमत को या उनकी जो काबीना है उनको पता नहीं था कि ये मुश्किल है? तो ये एक पॉलिटिकल नारा है 100 दिन का जो प्लान है, या आप समझते हैं कि वाकई एक होमवर्क नजर आ रहा है? देखिए, इसमें जो चीज हम एक्सपेक्ट करते थे वो ये था कि आप कम से कम अपना प्लान जो है अगले 5 साल का वो मुकम्मल करके बताएं और अपने प्रायोरिटीज को वाजे करें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले मुल्क में कुछ स्टेबलाइजेशन हो क्योंकि हालात बहुत खराब थे और आगे चलकर फिर ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़े। मगर अब मुझे कुछ अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो प्लानिंग एस्पेक्ट है वो भी अभी पूरी तरह से वाजे नहीं हुआ। तो ये दोस्त ममालिक की तरफ से जो पैसा आया है, जी देखिए, वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं यानी कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वगैरह, इन्होंने पाकिस्तान पैसा भेजना रोक दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ पैसा दूसरे मुल्कों से शायद मिल जाए। अलबत्ता सऊदी अरबिया से $1 बिलियन तो आ चुका है और भी आएगा, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमें अपनी एक जो असासे हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए, जो बैलेंस है हमारा उसको दिखाने के लिए गलत।
पेमेंट के जो $3 अरब है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अलबत्ता ये जहन में रखिए कि ये पैसा ज्यादा एडिशनल नहीं है। इट इज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द डिक्लाइन इन फंडिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह जो कंसेशनल फाइनेंसिंग होती है। तो अभी भी हम काफी मुश्किल हालात में हैं और ये कहना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इज बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन। With all honesty, we have to have a detailed plan of action with or without the IMF कि हम स्टेबलाइजेशन किस तरह मुल्क में हासिल करें। तो पाशा साहब, एग्जैजरेशन की बात की है तो आपने खुद भी अभी जिक्र किया 50 लाख घर हैं तो एक साल के 1 मिलियन 10 लाख घर बनते हैं। अगर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम और करीब ले जाएं तो एक दिन के तकरीबन 28,000 घर बनते हैं। तो ये क्या एग्जैजरेशन नहीं है? 28,000 घर एक दिन में? 2800 78,000 महीने के बन रहे हैं और 2800 एक दिन के बन रहे हैं। इस तरह इस वक्त पाकिस्तान में 7.5 लाख घर सालाना बनते हैं और उसमें हर तरह के घर बनते हैं। उसमें से 40 से 45% तो कच्चे घर। तो ये प्रोग्राम जो है ये एम्बिशियस प्रोग्राम है और ये इस वक्त विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप डिमांड को बढ़ाएं। आप कुछ अर्सा ठहरें, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, फिर आप इस तरह के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ें। तो 1 करोड़ नौकरियां वो भी क्या इसी जुमरे में आएंगी? क्योंकि अभी जो सूरत हाल है प्राइवेट सेक्टर्स में तो बल्कि कई जगह पर डाउनसाइजिंग भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि आपने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को 25% कम किया है, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके नतीजे में सिर्फ उसके नतीजे में तकरीबन 5 लाख नौकरियां कम होंगी इस साल। तो इस वक्त सिचुएशन खराब होने का बहुत सख्त खतरा है। सही। तो टैक्सनेट के बारे में भी जरा हमें बताएगा कि सोरोस में जो उन्होंने कहा था कि टैक्सनेट को बेहतर करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? और खास तौर पे जो हमें ये बताए कि जो निचले लेवल की जो आवाम है उसको कितना आप समझ रहे हैं कि फर्क पड़ा है पेट्रोल और बाकी चीजों के महंगे होने या टैक्स बढ़ने से? देखिए, इस वक्त आपके अफराज ज़र जो है जो कुछ साल 3-4% लेवल पे रुका हुआ था वो इस वक्त तकरीबन 7% तक जा चुका है और खतरा ये है कि अगर हमें कुछ और इक़दाम करने पड़े तो ये डबल डिजिट तक पहुंच सकता है। तो इस वक्त आप ये ऐसे सिचुएशन है जहां आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है और साथ साथ अफराज ज़र में इजाफा है। लिहाजा इस वक्त जो आपके प्रॉब्लम थे, जिसे कहते हैं ना कि हैंगओवर आपका जो आपने इनहेरिट किया, वो इतने बड़े मसाइल थे कि इतनी जल्दी इंतखाबी लाना बहुत मुश्किल था और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये बात वाजे कर देना चाहिए था कि अनकरीब हम इस तरह के पॉपुलिस्ट किस्म के प्रोग्राम नहीं ला सकते। और जाहिर है वो मुश्किल भी है 100 दिन में, तो ये शायद गवर्नमेंट को खुद भी पता होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपके इन सवालों का जवाब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी दें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब उनका ताल्लुक है। रमेश कुमार जी ये बताइएगा कि अभी जो 100 रोज़ा प्लान की भी बात हो रही थी, अब चूंकि वो कंप्लीट होने वाले हैं तो क्या प्लान है, इस पर प्रोग्रेस दिखाई जाएगी या कहीं ऐसा तो नहीं होगा खुदा न खास्ता कि हम 100 रोज़ा प्लान की बात करें कि 100 दिन में आपने क्या किया तो आप कहें पहले जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से 40 साल का तो आप हिसाब ले लें, फिर हमसे 100 दिन का हिसाब लेंगे? शुक्रिया। मैं समझता हूँ हफीज़ पाशा साहब ने अच्छी बातें की हैं और काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। पहली चीज़ तो ये कि मुल्क की इकोनॉमी यहाँ किस जगह पे खड़ी है, वो मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार, मुख्तलिफ एंकर जो रियल पिक्चर बताते हैं वो आवाम को पता है कि इन 3 महीनों के अंदर खान साहब की विल तो ये है कि मैं 50 लाख घर एक साल में बनाऊँ, मगर क्या वो इस वक्त पॉसिबल है या नहीं है? एक ख्वाहिश है, मेरे ख्याल में ये भी बहुत है कि एक बादशाह की, एक लीडर की एक ख्वाहिश है कि मेरी जो लोग हैं, मेरी जो आवाम है वो इस तरीके से अगर सर्दी में बगैर छतरी के बैठी हुई है, तो पहले तो ये ख्वाहिश भी नज़र नहीं आती थी। पहले तो ये नज़र आता था कि भाई स्टील मिल अगर ऐसे चॉइस के ऊपर चल रही है, पाकिस्तान PIA ऐसे चॉइस के ऊपर चल रही है, आप उधर अपने बंधु को भी एडजस्ट करते जाएं और आप वहाँ पे सब्सिडी करते देते जाएं। पब्लिक पॉपुलर फैसले ज़रूर टेम्पररी पब्लिक पॉपुलर फैसले होते थे मगर कभी भी पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं हुए थे और वो जो पब्लिक पॉपुलर फैसले होते थे उसमें अपने मफादात को भी जो देखा जाता था। आज एक क्लियर पिक्चर ये है कि आज खान साहब का कोई अपना मफाद नहीं है।
एक उसकी विल जरूर है कि मैं अवाम के लिए करूं, मगर उसकी सबसे ज्यादा विल जो है वो है पाकिस्तान पॉपुलर फैसले। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको पता है कि मैंने अवाम ने मुझे वोट दिए हैं, मगर वो अवाम को रियलिस्टिक पिक्चर बार बार मीडिया के ऊपर क्यों आता है, क्यों नीयत पे हम शक नहीं करते, नीयत बिल्कुल ठीक है। और अभी जो खासतौर पे जो फुटपाथ पे लोगों के लिए जो इंतजाम किया जा रहा है खासतौर पंजाब पे, तो वो तो वाकई काबिल सत्ताइश है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मेरी ख्वाहिश भी है कि एक ही चुटकी बजाऊं, मेरे पास अलादीन का चिराग आ जाए और तमाम मामलात हल हो जाएं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना सर। ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, फिगर्स पे बात करते हैं। तो इस सूरत हाल में 100 रोजा प्लान पर क्या सोचा था, जो सोचा था वो हुआ है? देखिए, पहली चीज तो ये कि इस वक्त 100 डेज के अंदर सबसे ज्यादा हमने जो फोकस किया था वो क्या था, इकोनॉमी को स्टेबल करना और फॉरेन रिलेशन को बेहतर करना, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ। और ये आपने देखा कि 4 जो दौरे हुए, जो हमारे दोस्त मुल्क को या पड़ोसी मुल्क को, हमने उनको प्रायोरिटी दी। IMF की जो कंडीशन थी, जो अवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मराहल थे, उनको हमने एक साइड लाइन किया। हमने कहा नहीं, हम अपने दोस्तों को ज्यादा आजमाएंगे, भली जनवरी तक ये चीज चली जाए। विदाउट IMF जो फॉरेन पॉलिसी और खासतौर पे 4 बड़े ममालिक का दौरा जो है वो वाकई बड़ा सूदमंद है। नाक़िदीन भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। खैर, बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, तो उनसे जरा कानूनी राय भी जानते हैं। एक डायरेक्शन 100 डेज के अंदर जो हुई है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि 100 डेज के अंदर जो क्राइसिस थे, उन क्राइसिस से हुकूमत स्मूथली इकोनॉमिकली एक जो प्रोग्राम बनाया, यानी कि डायरेक्शन जो है उसका तयन किया गया। अली जफर साहब ये बताएगा, कानूनी नुक्ता नजर क्या रखते हैं आप? जो रमेश साहब भी बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन का तयन किया है, क्या आपको लगता है जो डायरेक्शन है उसमें कहीं कानूनी सुकम नहीं है? जी देखें, सबसे पहली मेरी नज़र में जो गलती है वो ये है कि आपने जो 100 दिन का प्रोग्राम दिया, ये जिस तरह पाशा साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हर रीजनेबल आदमी के, हर अक्लमंद आदमी के लिए ये नामुमकिन है ये यकीन करना कि 100 दिन में एकदम तब्दीली आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही, हुकूमत ने खुद ही टारगेट सेट किया और अब खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। होना ये चाहिए था 100 दिन के अंदर कि आपके जो 5 या 6 बहुत अहम सेक्टर्स हैं, जिस तरह पॉपुलेशन हो गई, इकोनॉमी हो गई, एनर्जी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, टेररिज्म के खिलाफ हो गया, फाटा का इशू हो गया, इस किस्म के 7-8 जो मेजर इश्यूज हैं, जो मामलात हैं, उन पे एक स्ट्रेटजी बना के वाजे तौर पे ये आज आ जानी चाहिए थी 100 दिन में कि ये हमारी स्ट्रेटजी है और ये हम अगले 3 या 4 साल जो हमारे पास हैं। जी, रिफॉर्म्स क्या क्या देख रहे हैं इन 100 दिनों में? क्या क्या इस्लाहात हुई हैं किसी भी महकमे में, पुलिस में या किसी दूसरी जगह? जी देखिए, मेरे मुताबिक तो अभी कंफ्यूजन ज़्यादा नज़र आ रही है और जो एक्चुअल फिजिकल ग्राउंड रियलिटी रिफॉर्म्स हैं वो कम है। मेरी नज़र में आपकी, जिस तरह मैंने कहा कि एक पहली चीज़ होनी चाहिए थी कि फाटा का एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इशू है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए था, उस पर कानून साजी होनी चाहिए थी। उसके बाद पानी का, बिल्कुल एक डैम का फंड्स कलेक्शन का तो मामला आगे चल रहा है, लेकिन पानी के और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे मेरी नज़र में कानून साजी भी होनी चाहिए थी और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वाटर पॉलिसी आपकी मौजूद है लेकिन उसकी आगे जो कदम थे वो नहीं उठाए। लेकिन बैरिस्टर साहब ये बताएगा कि आम आदमी तो ये चाहता है ना कि मुझे इंसाफ जल्दी मिले, सस्ता मिले, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोई अमेंडमेंट्स की गई हैं या आगे की जा रही हैं? क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, सिर्फ एक बजट आया है, इसके अलावा कोई लेजिस्लेशन हमें दिखाई नहीं दी ना। बिल्कुल नहीं दिखाएगी जी, इनफैक्ट होना ये चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ये कवानीन जो हैं ये सूबाई हुकूमत के भी जिम्मे में आते हैं हमारी आइन के तहत। तो फेडरेशन को हमने भी सजेस्ट किया था पहले भी, और बहुत लोगों ने लिखा भी है इस पे, कि फेडरेशन और प्रोविंसेस को लॉ रिफॉर्म के लिए इकट्ठे बैठ के एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसकी लीगल रिफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फेडरेशन है उसके कवानीन तो ज्यादातर फेडरेशन यानी इस्लामाबाद तक या जो फेडरल हुकूमत के दायरे में आते हैं कवानीन, उसके ऊपर होता है, एजेंडे में है जी, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एजेंडा पे नजर आ रहा है अभी आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। जो मैं इसका जवाब दूं, 1 मिनट, अगर बात आपकी कंप्लीट हो गई हो। जी दे दीजिए, बेशक, मैं सवाल का जवाब तो दे दिया मैंने।
जी रमेश जी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा नहीं, आपकी बात पहले आप बात कंप्लीट कर लें। मैं आपको बताऊं, रोजाना वो कोई दिन नहीं है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये लीगल रिफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ जो है इदारों के, जुडिशल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म, इन सारी चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ कहाँ पे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, कहाँ पे हमें एंटी करप्शन को बेहतर करना है, कहाँ पे एहतसाब इदारों को बेहतर करना है, और ये सारी हमारी नजर में। हम ये चाहते हैं नहीं रमेश जी, नजर में तो है, लेकिन बात ये है कि 100 दिन की डेडलाइन अवाम ने किसी दूसरे ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी जस्ट ने खुद दी है। इन चीजों के ऊपर काम हो चुका है। मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम बात करते हैं कि 100 रोजा जो प्लान है उसमें रिफॉर्म्स पे काम, मुश्तरका मफादात कौंसिल कहां पर है, एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। एजाज अवान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये जो 100 रोज़ा प्लान है उसमें नेशनल सिक्योरिटी पर भी बड़ी बात हुई, उन 6 निकात में से एक बड़ा अहम है। उस पर हमने देखा भी है कि क्या क्या काम हुआ, इस्लाहात क्या हुई, लेकिन उसमें इंटरनली कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। खैर फॉरेन पॉलिसी पर हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। तो जनरल साहब ये बताइएगा, अभी जो सूरत हाल है, ख्वाजा पॉलिसी और बैन-अ-क़वामी दौरे, उनको तो मेरे ख्याल से बड़े ज़बरदस्त हैं, नाक़दीन भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रा बात करें, नेक्टा की या नेशनल इलेक्शन प्लान की, अभी 3 दिन पहले नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो उसमें आपको लगता है कि इन 100 रोज़ में कुछ अमेंडमेंट या इस्लाहात नई हुकूमत ने भी की, या पिछली हुकूमत जो करके गई बस उसी को आगे प्रोलॉन्ग किया गया है? जी थैंक यू वेरी मच दानिश। देखिए, देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो क्राइसिस मैनेजमेंट या क्राइसिस हैंडलिंग हुई है इन 100 डेज में, वो तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है, क्योंकि चैलेंजेस बड़े थे और उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी अगर हम कहें कि जी अब नया रोड मैप ये है, या जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसको इम्प्लीमेंट करने में वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो तमाम पार्टियों को और पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर आगे कदम उठाएंगे, और वो जो उस वक्त 20 नुकाती प्रोग्राम एक बना था उस पर किस हद तक अमल दरामद होगा, जो कि पीछे 4 साल में हमें होता हुआ नजर नहीं आया। फिर वो चाइना चले गए। मेरे ख्याल से जो इदारों के दरमियान एक जो पहले तनाव हमने देखा, वो कम से कम इन 100 दिनों में नजर नहीं आ रहा। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का इत्तेफाक करते हैं कि अब वो बेहतरी की जानिब गामजन है। जी डेफिनेटली, देखिए ना, यही तो एक स्ट्रेंथ है इस गवर्नमेंट की कि इस वक्त ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी हो या पाकिस्तान आर्मी हो या स्टेट के बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, उनको अपने अपने स्फीयर में काम करने दे रही है, और पूरी एक टीम, पूरी कौम या तमाम हुकूमत के तमाम इंस्टीट्यूशन एक सिमत में देख रहे हैं और वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें अगर आप माइक पॉम्पियो का विजिट देखें, उस पर जो रिस्पांस आया कौम का, मुतहदा रिस्पांस एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी का, वो काबिल सताइश है और एक बड़ा वाज़े और दो टोक मैसेज गया अमेरिका को। जिस तरह से आपने तस्करा भी किया, तो अभी कुछ दिन पहले जो ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद पाकिस्तान का फौरी रिएक्शन भी देखा। तो माजी में कुछ ऐसी मिसाल मिलती है, या क्या आपको लगता है कि अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम एटलीस्ट अपने जो मफादात हैं या नेशनल इंटरेस्ट है उसको बता सकते हैं तमाम दुनिया को? दानिश, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, इसको होलसम लेना कि पिछले 100 दिनों में हुआ क्या है, तो मैं तो वो समरी बयान कर रहा हूं कि कौन कौन से चैलेंजेस आए और उनसे कैसे निपटा गया। अब माइक पॉम्पियो का एक विजिट था, उस पर जो हुआ हम सब ने देखा। फिर उसके बाद जो रिस्पांस आया, मुतहदा रिस्पांस पूरी कौम का या तमाम एटलीस्ट तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों का, तो वो बड़ा काबिल तहसीन है। फिर जो अभी आप बात कर रहे हैं, जो एक ट्वीट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उस पर भी जो रिस्पांस आया, उसमें इस्तिकामत और जुर्रत का मुजाहरा किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। हम ये नहीं कह रहे, न सजेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका से हमें टकराव ही करना है और उनसे लड़ जाना है या उनसे ताल्लुकात ख़राब करने हैं, ये नहीं है।
लेकिन इज्जत और वकार के साथ बराबरी की बुनियाद पर, जिसमें दोनों मुल्कों का मफाद मद्देनजर हो। सिर्फ हम अमेरिका के सबसर्विएंट स्टेट बनकर हुक्म मानते नहीं चले जाएंगे, और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर उनको चला गया। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो मामला है, और काफी अरसे बाद मेरे ख्याल से हमें एक इंडिविजुअल फॉरेन मिनिस्टर भी मिला है, तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ा ख्वाजा पॉलिसी के लिए अहम है। तो इस पर आप क्या तब्दीली देख रहे हैं, एक इंडिविजुअल फॉरेन मिनिस्टर होना और करतारपुर का मामला भी? देखिए, अभी सिक्योरिटी से अगर फॉरेन पे आप चले गए तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक तरफ हम बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास इस वक्त एक इंतहाई क्रेडिबल शख्स जिसका जाती किरदार और ऑनेस्टी बियॉन्ड एनी डाउट है, जो क्वेश्चनेबल नहीं है, और ये हमारे तमाम दोस्त ममालिक ने इसकी कदर की है। आप देखें, सऊदी अरेबिया का रिस्पांस अनप्रेसिडेंटेड है, चाइना ने जो रिस्पांस है उनका बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, यूएई का, मलेशिया का। तो ये चारों जो विजिट हुए हैं पहले 100 डेज में, इट्स रिकॉर्ड अचीवमेंट है इनकी कि हम जिस क्राइसिस में थे उससे हम निकल आए हैं, और इसके बावजूद हमने कुछ भी, हुकूमत मैं कहूँगा जो हर मामले पर बहुत ज़्यादा बातें करती है, इन्होंने इस मामले पर सीक्रेसी रखकर और टाइट लिप रखकर बहुत अच्छा काम किया है, और सब कुछ निकाल के टेबल पे नहीं रख दिया। लेकिन जनरल साहब, बात यह कि आपने जिक्र किया कि नेशनल सिक्योरिटी के बाद फॉरेन पॉलिसी पे, इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसा है डिपार्टमेंट जहां पर कुछ बेहतरी देखने में आ रही, तो रमेश जी भी जरा खुश हो जाएंगे कि हाँ जी हमने तारीफ भी किया है। इजहारुल हक साहब, जरा ये बताइएगा, अगर हम रिफॉर्म्स की और इंटरनल, खुश की बात नहीं है, और उन्होंने जो बात की, जो हकीकत है, उन्होंने जो बात की, क्रेडिबल एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर होता है, शामोन कुरैशी का भी अपना एक रोल है। दूसरी चीज, जब आदमी लीडरशिप जब नीट और क्लीन होती है तो उसका करेज जो होता है वो उसको बात करने की इजहारुल हक साहब से बात करते हैं। ट्रंप को माजी में उनसे, जी एजाज साहब क्या बोलना चाह रहे सर आप? ट्रंप को माजी में कभी ऐसा जवाब नहीं मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जवाब हम बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं चाहते, मगर हम बाहिमी सरकार चाहते हैं के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको। जनरल साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते पहले। अच्छा, उन्होंने आते ही फिर दूसरा बहुत अच्छी स्पीच की थी और बहुत अच्छा लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिसका रिस्पांस बड़ा नेगेटिव आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये करतारपुर की ओपनिंग देकर एक बड़ा अच्छा मैसेज इंटरनेशनली भेजा है, और खुद हिंदुस्तान के अवाम को और बिलखुसूस पंजाब की सिख कम्युनिटी को। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है कि उधर से नेगेटिव रिस्पांस होने के बावजूद, बीएलए की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद। इजहारुल हक साहब, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मदरसा रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और पुलिस रिफॉर्म्स खासतौर पे। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, जब एक डीपीओ पाकपतन चेंज होते हैं, इस्लामाबाद पंजाब के आईजी चेंज होते हैं, डीसी राजनपुर चेंज होते हैं, उसके बाद आप पुलिस रिफॉर्म्स को कहां पर देख रहे हैं, और दीगर मदरसा रिफॉर्म्स भी? शुक्रिया दानिश। पुलिस रिफॉर्म्स को मैं ओवरऑल जो इनका प्लान है उसमें ला कर देखूँगा। पहली बात तो ये है कि ये बच्चों जैसी बात है कि हम 100 दिन में ये करेंगे। देखें, ये हुकूमत चलाना और नज़्म व नस्क का काम, और पिछले इतना 25-30 साल के जो मनफी असरात हैं उनको ज़ायल करना, ये कोई 5-10 मरले का मकान नहीं है कि 100 दिन में दीवारें खड़ी हो जाएंगी और उस पर छत पड़ जाएगी। ये इन्होंने अपने गले में खुद एक घंटी डाली है। अब आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि ना तजर्बाकारी, और ठीक है इमरान खान ऑनेस्ट हैं। अच्छा सर, आपका जो क्रक्स है, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेसी में बड़ा लंबा चौड़ा एक जबरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि जरा उससे भी मुस्तफीद हो। तो आप क्या समझते हैं कि सिविल सर्विस में और ब्यूरोक्रेसी में क्या कोई इस्लाहात या आपको कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं आ रही। उससे पहले मैं हाउसिंग की बात करूंगा। देखिए, हाउसिंग एक इंडस्ट्री है, और हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं होता। अब हमने स्टील मिल चला के देख ली, हमने हवाबाजी की इंडस्ट्री चला कर देख ली। वो जो कहते हैं ना कि मछली न दें, मछली पकड़ना सिखाएं। अगर आप मिडिल क्लास को इम्प्रूव करेंगे, अगर आप लोगों पैदावारी सरगर्मियाँ होंगी, मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, तो लोग खुद मकान बनाएंगे। इंडिया में आप देखें कि मिडिल क्लास जो है वो इस वक्त 30% प्लस है, और लोग खुद मकान बना रहे हैं। आपने रिफॉर्म्स की बात की, रिफॉर्म्स की बात का मुझे कोई खुशाइंद इम्कान नहीं नज़र आता, इसलिए कि इनके पास केपी की मिसाल है। पंजाब
एक मुख्तलिफ उसमें डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं, उसकी हरकियात मुख्तलिफ हैं, और आपने देखा कि नासिर दुर्रानी चले गए। साहब, जिस तरह से हाउसिंग की भी आप बात कर रहे थे और चूंकि ब्यूरोक्रेसी से रेलिवेंट है, जनूबी पंजाब सूबा और वहां पर एक सेक्रेटेरिएट जो है उसका ज़ैली कमेटी वहां पर बनाई जा रही है, लेकिन उसमें जो तारिक बशीर सीमा साहब जिनके पास हाउसिंग की मिनिस्ट्री भी है, वो ये कह रहे हैं भावलपुर सूबा, तो अब आपको लगता है कि इनके आपस में कुछ मामला है मुल्तान और भावलपुर? ये होमवर्क की कमी है। आप देखें कि इनकम टैक्स का इन्होंने शोर मचाया था कि ये हम उसको 8% लोग टैक्स देते हैं, हम उसके आर्बिट को, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने बहुत धड़ल्ले से ये कहा था और इसी बुनियाद पर वहाँ से जनूबी पंजाब से लोगों को अपने साथ में लाया था, कंसिडरेबल चंक ऑफ पीपल, वो अभी तक कोई नहीं हुआ। अभी तक इन्होंने कोई ऐसा कंसिडरेबल काम नहीं किया, ना इकनॉमिक्स में, इकॉनमी साइड पर, ना रिफॉर्म साइड पर, और ना ये पॉलिटिकल साइड पर। सूबे इनको ये चाहिए था कि वो तो एक चल रहा है पुराना जनूबी पंजाब का सूबा। आप मुझे दानिश साहब ये बताइए कि बन्नू से या DI खान से एक आदमी पेशावर जाता है, क्यों जाए? इनको सूबे ज्यादा बनाने चाहिए। पंजाब में 3 सूबे बनने चाहिए, KP में 2 कम से कम और सूबे बनने चाहिए, हज़ारा का सूबा बनना चाहिए। और इस तहरीके इंसाफ ने अभी तक सारी अच्छी नीयत, खुश नीयती के बावजूद प्रैक्टिकली कोई मुझे आसार नजर नहीं उसमें होमवर्क की शायद किल्लत भी थी। रसूल बख्श रईस साहब, जरा तालीम पर पहले हमने बहुत बातें सुनी हैं कि तालीम में रिफॉर्म्स, खासतौर पर मदरसा रिफॉर्म्स पर 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल में जाएंगे, ये भी 100 रोज़ा प्लान में था। तो कुछ चले 3.25 करोड़ तो छोड़ें, 3 लाख भी अंदाजा लगा लें, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, कुछ है क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं तालीम में? मेरे ख्याल में दानिश, एक बात मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा कि आप हर किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप अपने सामने रखें कि उन्होंने 100 दिन में करने के लिए क्या कहा था, क्या वादा किया था, वो आपके सामने नहीं है। उन्होंने, जिस तरह आपने आखिर में सवाल पूछा कि उन्होंने कहा जी मदरसों से निकाल के हम इतना लाख बच्चों को हम बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 100 दिन के अंदर कर देंगे, बिल्कुल नहीं कहा। 100 दिन के अंदर मनसूबा बंदी हो सकती है, सिमत का तयन हो सकता है। सिमत का तयन मैं सिमत का बता। अभी ज़ारुल हक साहब बात कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेसी है और नौकरशाही है, उसमें इस्लाहात की कि पाकिस्तान में किसी आदमी से पूछ लें, किसी शहरी से, कि क्या वो नौकरशाही से खुश है, आपको कहेंगे ये करप्ट है, ये बदनीयत है, और कितना लोग पकड़े हुए हैं, और इनकी वजह से लोगों को ना इंसाफ मिलता है, ना लोगों के काम होते हैं। अब इस्लाहात कौन नहीं होने देता? इसके अंदर से जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो जिस तरह से निज़ाम चल रहा है उस तरह से चलना चाहिए, वो इनको स्टेटस उसको मेंटेन करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इशरत हुसैन साहब की सरबराही में जो टास्क फोर्स है वो काम कर रही है। मेरे एक कुलीग हैं, उनसे मैंने बात की, वो उसमें शामिल हैं और उनकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी मौजूद हैं, उसमें एकेडमिया के वो लोग के जिन्होंने पढ़ा है, रिसर्च की है, लिखा है, समझा है, दुनिया जहान देखी हुई है, वो भी उसमें शामिल है। तो टास्क फोर्स तो बन गई, इस्लाहात के लिए रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर अमल होगा। अब आप तालीम की तरफ आइए कि तालीम के बारे में पंजाब में भी और वफाकी लेवल के ऊपर भी टास्क फोर्स बन चुकी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। कि टास्क फोर्स बनने में अगर लोगों को लेना है किसी टास्क फोर्स में, तो उसमें भी कम से कम 3-4 हफ्ते चाहिए कि जी उनके बारे में मालूम हो कि उनका तजर्बा क्या है, तालीम क्या है, वो टास्क फोर्स में काम करना चाहते हैं। हर चीज़ के बारे में, लॉ के बारे में मैं समझता हूँ कि टास्क फोर्सेज मौजूद हैं, काम हो रहा है, कि सिमत मुकर्रर हो चुकी है कि जो पुराना पाकिस्तान है उसमें हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, इसको तब्दील होना है। अब तब्दील करने के लिए एक मशावरत है और जो लोग महारत रखते हैं, जिनका तजर्बा है, उनकी राय लेके आगे चलना है। आज जब आप बात कर रहे हैं आप 100 दिन की, तो आज आपने खबरों में पढ़ा होगा, अखबार में भी और टेलीविज़न के ऊपर भी, जो मशावरती कौंसिल है उसका इजलास हुआ है। कबीना के कितना इजलास हो चुके हैं। वो इस तरह देख लें कि जो जरदारी रजीम थी या मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी,
उसमें जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने के लिए जो इस्लाहात हैं या कबीना के जो इजलास हैं, ये पिछले 100 दिनों में कितना हुए हैं और उनके सब पहले 100 दिनों में कितना हुए हैं, फिर आपको पता चल। मैं समझता हूँ कि एक तारीख है, एक उम्मीद है, एक सिमत है और उसके अंदर एनर्जी है। इन चीज़ों को आप देखने, मैं समझता हूँ साहब ने बड़ी जी दानिश, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि समत है और उम्मीद है हमें। मैंने पहले ही कहा है कि नीयत अच्छी है, लेकिन अब टास्क फोर्स की बात ले रहे हैं कि किस जमाने में टास्क फोर्सेस नहीं बनी। यही डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जनरल मुशर्रफ के भी उस वक्त वो लीडरशिप की विल नहीं थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कमीशन बनना, टास्क फोर्सेस बनना, ये हमने देखा हुआ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा टेंजिबल, कोई मरी नजर आने वाली चीज हो कि जिससे कौम में ये उम्मीद पैदा हो कि हाँ भाई अब सिर्फ टास्क फोर्स या कमीशन का जमाना नहीं है, अमली तौर पर कोई चीज सामने आएगी, अमली तौर पर कोई चीज आनी चाहिए। रमेश साहब, पिछले रजीम में या उससे पिछली हुकूमत में भी हमने देखा हर चीज पे कमेटी बन गई। का मैंने सबके सवाल ले लिए। हाँ जी, माजी का एक्सपीरियंस बिल्कुल कमीशन के हवाले से, टास्क फोर्स के हवाले से अच्छा नहीं रहा है जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, मगर रसूल बख्श रईस साहब सीनियर बंदे बैठे हुए हैं। इस वक्त एक तो लीडरशिप की विल मौजूद है, लीडरशिप चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है तो अप टू मार्क काम करके दिखाना है। टास्क फोर्स जितनी भी है, इशरत हुसैन से मेरी भी मुलाकात हुई है, मैंने भी उनसे पूछा है, और जो न्यूट्रल जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट जो उनके साथ बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम हुआ है। 29 तारीख को जब खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस जो ब्रीफिंग होगी, आप उसमें देखेंगे कि आपको उस टाइम पता चलेगा कि 100 डेज में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा जो है वो लोगों जो गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया। हाँ, अवाम की उम्मीदें ज्यादा थी क्योंकि एम्बिशियस एक हमने भी लोगों को दिखाया था कि हम ये करके दिखाएंगे, मगर ये हमने नहीं कहा था कि 100 डेज के अंदर होंगी। ये बिल्कुल इस चीज का एहसास है कि आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते हैं। उनको कैसे एजुकेशन, ये बेसिक राइट हुकूमत का देना फर्ज है, घरों तक उनको रोजगार देना हुकूमत का, ये सारी हमारी विजन है। मगर हम कहां पे खड़ी हैं, हमारी कहां तक पहुंच है, ये हमें रमेश साहब, आपकी बात से ये लगता है कि 100 रोज में कुछ प्रोजेक्ट मुकम्मल है, सिर्फ एक मुशावरत मुकम्मल होगी, ऐसा ही है ना? नहीं, एक मिनट डॉक्टर रमेश मुशावरत मुकम्मल हो गई है। 29 तारीख को आपको पूरा डायरेक्शन के साथ मिलेगा कि ये हमने डायरेक्शन सेट की है। अवाम ने उम्मीदें अगर वाबस्ता की है तो आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 दिन का अपना सामने तो रखे ना, उन्होंने कहा क्या था, उसके मुताबिक आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ये जो आप कराची में हुआ है कि 40 साल से 60 साल से मुख्तलिफ सियासी जमातें लोगों की हिमायत करके सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, वो कब ख़त्म हुए हैं? वैसे इंक्रोचमेट वाला तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त। इसके बाद देखें इस्लामाबाद में किस तरीके से ये कॉलोनियाँ बनाई गई और किस तरह से बासर अफराद ने और सियासी पुष्ट बनाई और नौकरशाही की मामलत के बगैर ये सारा कुछ जो हो रहा है पिछले 40 साल में क्यों नहीं हुआ, ये आप उसके बारे में भी अली सफर साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। अली सफर साहब, जिस तरह से ई गवर्नेंस का एक पैटर्न आ रहा है अब, अली सफर साहब जरा ये बताइएगा कि जो कानून जो ऑब्सोलीट कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसमें बहुत से डिजिटल एविडेंसेस हैं वो अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या इस सिलसिले में ई गवर्नेंस चलाने के लिए आपको लगता नहीं है कि कानून में भी तरमीम चाहिए? अली सफर बिल्कुल चाहिए जी, बिकॉज जिस तरह ये बिल्कुल चाहिए, जिस तरह के ये टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उसके साथ और कानून के दरमियान मेरे मुताबिक 10-12 साल का गैप है, और ये यकीनी तौर पे ये एक रिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म नहीं होती तो जिस तरह के ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। ये चीज़ भी एक ऐसी ई कॉमर्स और ई क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिस पे लॉ रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर आप लॉ रिफॉर्म की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन आप कोई 25 से 26 कवानीन ऐसे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पिछले, और ये मेरी नज़र से भी गुजरा था, पिछले 4 साल से वो इसी तरह ड्राफ्ट फॉर्म में आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ना पिछली हुकूमत ने ना अब इस वक्त तक उस पर कोई मजीद इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि वो कानून साजी उस पर हो सके। तो ये नई बातें नहीं है, ये कानून जो हैं इस पे सेनेट की कमिटीज भी बैठी हुई हैं,
नेशनल असेंबली की कमेटीज भी बैठी हैं, पहले भी टास्क फोर्स बनी है, अब मजीद फिर शायद बनी होंगी, लेकिन उसको कोई आगे लेके जाने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा जो आगे जाके पार्लियामेंट में बिल की शक्ल में उसको पेश करे और उसके बाद उसकी डिबेट हो ताकि हम अगले महीने 2 महीने में उसको कानून के तौर पे देख सकें। तो ये कमेटियां तो बन रही हैं, लेकिन असल मरहला जो है वो बिल की मंजूरी है या उससे पहले कम से कम हाउस में वो बिल तो आए। पर बात करेंगे और ज़रा ये बात करेंगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और बलोचिस्तान के मामले में कितनी कामयाबी इस 100 दिनों में हुई, एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रमेश कुमार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। रमेश साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? रसूल भाई रईस साहब ने बिल्कुल सही तरीके से ब्रीफ किया कि बलोचिस्तान के अंदर कबायली निजाम जरूर है मगर बलोचिस्तान के अंदर सरदारी निजाम नहीं है। सरदारी निजाम हमारे पास सिंध के अंदर जो जिस तरीके से गरीबों के साथ जुल्म किया जाता है या जिस तरीके से पंजाब के अंदर भी सरदारी निजाम चौधरी निजाम है, वो यहाँ पे केपीके और बलोचिस्तान में अगर कोई रईसानी के इलाके में कोई हिंदू भी रहता है वो अपने आप को हिंदू रईसानी कहलाता है, अगर जहरी के इलाके में रहता है तो इस तरीके से। मगर जो मेन इशू है अख्तर मेंगल साहब के एग्रीमेंट में मैं था, मैंने वो देखा है, उसके अंदर ज्यादातर पॉइंटें जो है ना वो बिल्कुल हल जैसी है। एक तो यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ चाहती है, ये नहीं चाहती जैसे माजी में फैजाबाद में भी हुआ, लाजमी है उसको एमिकेबली इमरजेंसी के तौर पर उनको सेटल किया गया, मगर फिर भी रूल ऑफ लॉ के तहत उन्होंने 48 घंटे में के अंदर आपने कार्रवाइयां देखी। अब बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच जो पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं उस हवाले से है कि उनको माफी दी जाए, उसके ऊपर भी सोचा जा रहा है किस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस वगैरह से रिपोर्ट देके कैसे हम उस मसले का हल करें। अब आपको क्या लगता है कि कुछ एक नई अमेंडमेंट फेडरेशन को मुस्तहकम बनने के लिए क्या दरकार होगी? अली जफर साहब। जी सर देखें, आईनी अमेंडमेंट्स आपको 4-5 तो मैं फौरन सजेस्ट कर सकता हूं जो बहुत ज़रूरी हैं। मसलन आप ये देखें कि 18वीं तरमीम के बाद आपने बहुत ज़रूरी था कि आप प्रोविंसेस ज़्यादा बनाएं, लेकिन हमारा इतना कम्बरसम, इतना प्रॉब्लमेटिक, इतना मुश्किल प्रोसेस है प्रोविंस बनाने का कि उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह आप अपने हमसाये मुल्क में देखें, हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से आप प्रोविंस बना सकते हैं, सिर्फ कंसल्ट करना पड़ता है उस प्रोविंस को जिसको आप डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें पूरा एक इतना लंबा प्रोसेस है कि आज तक हम 4 सूबों पे ही हैं। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरमीम है। दूसरा तरमीम जो बहुत जरूरी है फेडरेशन नेशनल की भी 2/3। हाँ जी बिल्कुल, और वो होता ही नहीं, इसलिए आप देखेंगे हुआ ही साहब। हालांकि फेडरेशन को मजबूत बनाने के लिए हमें कम से कम 3-4 प्रोविंसेस चाहिए पंजाब में, और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध को भी प्रोविंसेस में और केपीके को भी प्रोविंसेस में डिवाइड करने की जरूरत है। उससे एक तो ये जो पंजाब के अगेंस्ट एक तरह का शक है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा फेडरेशन भी ज्यादा मजबूत होगी। ये एक बहुत अहम तरमीम है। इसी तरह आईनी तरमीम जिसके अंदर आपने साउथ पंजाब के ऊपर हमने काम कर लिया है तकरीबन, उसमें चीमा साहब बहावलपुर की कैंपेन लेके बैठे हैं, वो तो वैसे ही बीच में रह गया मामला। नहीं, साउथ पंजाब वाला मैटर हल हो चुका है और मुल्तान कोई जो है वो उसका मेन बेस बनाया जाएगा और ये हल हो चुका है। अब एक लास्ट मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि अच्छा अली जफर साहब, चलें हम सस्ते और जो इंसाफ की बात कर रहे हैं कि सस्ता और जल्द, तो उसमें कुछ ये बताएगा कि हाउस में आके हमें कितनी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी या कितनी अमेंडमेंट्स की जरूरत है कि कम से कम ये मसला तो हल हो ना हमारा। जी देखिए, ये जो मामला है लॉ रिफॉर्म का, ये कुछ समझ से बाहर इसलिए है मेरी नजर में क्योंकि इसके ऊपर बहुत सा काम हो चुका है। ये कोई नई चीज इजाद करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया इस पे काम कर चुकी है। बल्कि हमारी भी बहुत सारी टास्क फोर्स ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अपनी जब लॉ मिनिस्ट्री में खुद देखे थे, पढ़े हुए थे, उनके बाकायदा
पैकेजेस, उनकी पॉलिसीज और रसूल बख्श साहब के साथ यानी समझ नहीं आती की जरूरत है लॉ रिफॉर्म से। लेकिन रसूल साहब ये बताइएगा, अभी खैर हमें बड़ी पॉजिटिव चीज जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कुछ जगहों पर नजर आ रहा है, लॉ रिफॉर्म के ऊपर भी हमने काम कर लिया इस पे जरा ये बताइएगा, हेल्थ कार्ड कितना आप जबरदस्त समझते हैं और आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में, चले 100 दिन की हम बात नहीं करते, उसके बाद कितना आगे निकल सकती है ये बात? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो गरीब लोग हैं, एक शुरू किया उन्होंने सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से, या पंजाब में भी उन्होंने शुरू कर दिया है और सिंध में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ भी हमें ये करना चाहिए कि जो हुकूमत के इदारे हैं, जो हमारे हस्पताल हैं ज़िला की सतह पर हैं, या जो भी अस्पताल, एक तो उनकी तादाद बढ़ाई जाए और दूसरा यह है कि उनका म्यार अच्छा किया जाए। जो सेहत कार्ड है वो आप लेके आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं या प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, तो वो मैं एक नज़रियाती तौर पर तो उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जब तक के हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो ठीक नहीं होते उस वक्त तक इसको ज़रूर रखना चाहिए, या कम से कम एक मुसाबकत हो, एक मुकाबला हो, वो होना चाहिए। और लोगों को भी चॉइस मिलनी चाहिए कि अगर मिडिल क्लास के लोग, हम लोग अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो गरीब लोगों को क्या चॉइस है, लोगों के पास ठीक कर लेंगे तो नीचे सारे ठीक हो जाएंगे। इज़हार साहब को जरा लीडरशिप कार्ड्स वगैरह की जो स्कीमें हैं, ये दिखावे की स्कीमें हैं, ये वक्त आपको बताएगा। इज़हार साहब जी, जब तक सरकारी अस्पतालों में ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, हुक्मरान अपना और अपने बच्चों का इलाज नहीं कराने आएंगे, तब तक किसी हेल्थ कार्ड का कोई फायदा नहीं है। इस किस्म की स्कीमें, कार्ड तो हर जगह बने हुई हैं। आप पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद कह दिया कि कोई इलाज के लिए बाहर जाएगा नहीं, पाकिस्तान पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में देखिए, सब सरकारी मुलाजमों के और गैर सरकारी मुलाजमों के कार्ड बने हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं क्लास की बुनियाद पर कि हुक्मरान जो हैं वो फलां अस्पताल में जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, तो आप जब तक ये हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट इन अस्पतालों में नहीं आएंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। लेकिन उसमें तो वफाकी काबीना जो नई है उन्होंने कह दी है कि जो मामला है अब बाहर कोई नहीं जाएगा, यहीं इलाज करने के लिए जाएगा। देखना है कि आवाम को 100 रोज में कर सकते हैं नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह निगहबान।